हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आपके पास दो बुक्स हैं इंग्लिश के, आपको पता ही है, पनोरमा एंड रीडर। सो हम लोग आज जो है एक रीडर बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी स्टार्ट विथ टुडेज कोटेशन। कोटेशन का मतलब तो आपको पता ही है आई थिंक कि क्या होता है। सो कोटेशन जो हमें थोड़ा मोटिवेट करे, है ना। Don't struggle about the struggles. Today's quotation is don't struggle about the struggles. Now you will think कि struggle क्या होता है मैम। तो struggle का मतलब होता है संघर्ष, प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो आप रोज डे टू डे लाइफ में फेस करते हो। तो उसके बारे में ना ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, ये है, वो है, क्या करें। डोंट स्ट्रगल अबाउट द स्ट्रगल्स। जो स्ट्रगल्स है इनके बारे में परेशान मत होइए, इसको फेस करना है। कैसे फेस करना है, थिंक अबाउट दैट। सो इन अदर वर्ड्स आप सोच सकते हो कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आपके जीवन में जब किसी का ईसीजी होता है तो जो हार्ट लाइन आता है वो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे आता है ना। फिल्मों में भी देखा होगा, दिखाते हैं। तो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हार्ट भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर किसी के स्क्रीन पे ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखता है दैट मीन्स दैट पर्सन इज डन। तो स्ट्रेट लाइन इज द साइन कि पर्सन इज नो मोर। सो लाइफ तो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स है। जैसे हार्ट बीट अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वैसे लाइफ में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव अगर आप जिंदा है तो आने ही है। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग, डोंट वरी, अप्स एंड डाउन्स विल डेफिनेटली कम। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करिए उस अप्स एंड डाउन्स में। कैसे आप सरवाइव करोगे उसके लिए एवरीवन एल्स हैज और विल एट सम पॉइंट। हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। सो आपने ये कोटेशन देख लिया ना, डोंट स्ट्रगल अबाउट द स्ट्रगल्स, एंड दिस कोटेशन इज बाय सीन कोवे। चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट मूव के बारे में बात करते हैं कि आज हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं। सो यू ऑल नो कि आपके दो बुक्स हैं, पनोरमा एंड रीडर। नाइन्थ में भी आपने ऑलरेडी आप रूबरू हो चुके हो इस दोनों बुक से। तो अभी हम लोग रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 10th में, विच इज जनवरी नाइट्स एंड इट इज रिटन बाय प्रेमचंद, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो बट चैप्टर के पढ़ने के पहले आई वॉन्ट टू नो समथिंग फ्रॉम यू ऑल। मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे आंसर करेंगे, तो आप कमेंट करके आंसर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कैन यू टेल मी अबाउट एनी बुक विच यू हैव एवर रेड अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स तो सब पढ़ना मजबूरी है, सिलेबस कंप्लीट करना हमारा काम है, अदरवाइज एग्जाम्स में आप कैसे पास करोगे। तो टेक्स्ट बुक तो ठीक है, वो तो सब पढ़ते ही हैं, बट उसके अलावा क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी है, कोई नॉवेल, कोई स्टोरी बुक, कोई कॉमेडी, कोई कॉमिक, कुछ भी, एनीथिंग हैव यू एवर रेड अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अगर पढ़ा है तो व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर ऑफ राइटिंग, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर ऑफ राइटिंग। ये आप जेनर दिख रहा होगा, ये जॉनर पढ़ते हैं इसको। ओके, तो जॉनर का मतलब होता है कौन सी विधा, किस तरह का जो लेखक है या राइटिंग्स है, लिखना जो लिखते हो, लिखा हुआ पढ़ते हो आप, वो कौन सा पसंद है। जैसे थ्रिलर, एडवेंचर, साइंटिफिक नॉवेल्स, कॉमेडी, रोमांटिक नॉवेल्स, किस टाइप के नॉवेल्स आपको पसंद है या किस तरह की कहानियां आपको पसंद है, स्टोरी बुक, कुछ भी अगर पसंद है, अगर आपने पढ़ा है, तो टेल मी द नेम ऑफ योर फेवरेट राइटर। आपके फेवरेट पसंदीदा लेखक कौन है, उसका भी नाम मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर एनी वन क्वालिटी विच यू लाइक अबाउट योर फेवरेट ऑथर। आपके फेवरेट ऑथर जो भी होंगे, किसी तो कारण से होंगे ना, कोई भी फेवरेट ऐसे ही तो नहीं होता, कोई तो कारण होता है उसका, कुछ तो हमें पसंद आता है। तो कौन आपको पसंद है और क्यों पसंद है, वाई यू लाइक दैट पर्सन एज अ ऑथर। उस लेखक के रूप में आपको वो व्यक्ति क्यों पसंद है, उसकी कहानियां पसंद है, उसका जॉनर पसंद है, उसका कोई कुछ तो पसंद होगा, वाई यू लाइक दैट, ये भी आप जरूर लिखिएगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन राइटिंग पैराग्राफ्स। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट ऑथर और फेवरेट गेम और फेवरेट स्टोरी। सो ये अगर आप ऐसे सोच के लिखोगे तो इट विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर अपने कॉपी में इसको आंसर करिएगा। ओके,
सो नाउ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक कहानी है। दिस इज अ स्टोरी। रीडर में सारी स्टोरीज ही है मैक्सिमम जो आप पढ़ते हो। सो जब कहानी है तो किसी ने लिखी है। जो लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक। ओके, तो लेखक कौन है? राइटर कौन है? ऑथर कौन है? तो कौन है भाई इनके ऑथर? तो इसके ऑथर जो है आप फोटो पे देख सकते हो। कौन है इसके ऑथर? इसके ऑथर है, फोटो दिख रहा है, अगर आप गैस कर सकते हो तो कमेंट करना, अदरवाइज आई विल टेल यू। नाम तो आपको पहले ही बता दिया था। ही इज मिस्टर प्रेमचंद। ये श्री प्रेमचंद जी हैं और ही इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। अब इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं बेसिक चीज की, कौन है। तो इनका रियल नेम क्या है? हिज रियल नेम इज धनपत राय। इनका वास्तविक नाम धनपत राय है। ओके, धनपत राय है इनका रियल नेम। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? ही बॉर्न इन वाराणसी। टाइम देख लो 1880। अभी हम लोग 2025 में है। इट इज 1880, 1880 में इनका जन्म हुआ है, जुलाई 31 को। एंड ये किस भाषा में लिखते हैं? ही राइट्स इन हिंदी एंड उर्दू। ये दो भाषाओं में लिखते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम तो इंग्लिश के क्लास में है, इंग्लिश की चैप्टर है, तो ये हिंदी उर्दू में लिखते हैं, तो फिर हम, दिस इज अ ट्रांसलेटेड चैप्टर। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में ही लिखा है इन्होंने, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके बुक में डाला गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो स्टोरी क्या है। स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज नॉट। तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू के ये राइटर हैं। और दिस इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हु इज प्रेमचंद, व्हेन डिड ही बॉर्न, वेयर डिड ही बॉर्न, उनका रियल नेम क्या था, वो किस लैंग्वेज में ही यूज्ड टू राइट। सो दिस विल हेल्प यू टू आंसर ऑल दोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सब आपको याद रखने हैं। इनके फेमस बुक्स कौन कौन से हैं? सो दीज आर हिज फेमस बुक्स। गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, सो मेनी, एक्चुअली 100 से ज्यादा इनके बुक्स हैं। सो आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और कोई बुक्स के नाम कि कौन कौन से इनके लिखे हुए बुक्स हैं। दिस कुड ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि आपके चैप्टर में इस बुक्स का जिक्र है, तो आप इनके नाम तो जरूर ही याद रखना। हु हैज रिटन देम, या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है हु इज द ऑथर ऑफ कर्मभूमि, हु इज द ऑथर ऑफ प्रतिज्ञा, और प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए वन, मेंशन वन बुक जो प्रेमचंद ने लिखा है। तो यू मस्ट नो कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। So now, when did he died? So he died in 1936. So this is the basic information about Mr. प्रेमचंद। ऑथर के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है ये, आप देख सकते हो। उनका जन्म कब हुआ है? जुलाई 31, 1818, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। रियल नेम इज धनपत राय। तो प्रेमचंद क्या है? इट इज हिज पेन नेम। लिखने के लिए जो लोग नाम यूज करते हैं दैट इज हिज पेन नेम। जैसे कि मनोज मुंतशिर, तो मुंतशिर वर्ड इज हिज पेन नेम। लोग अपना नाम चेंज करते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने भी अपना नाम चेंज किया, प्रेमचंद लिखा रखा। किस भाषा में लिखते हैं? ही यूज टू राइट इन हिंदी एंड उर्दू। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर प्रेमचंद। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी कहानी जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि उस कहानी में कुछ लोग होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ किरदार होते हैं, कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है ना। तो इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स ऑब्वियसली हैं, इस कहानी में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन है? तो कौन कौन है इसमें कैरेक्टर्स, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो मेन जो उसके चीफ कैरेक्टर्स, अब चीफ शब्द का अर्थ क्या है? चीफ शब्द का अर्थ है मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स कौन है? मुख्य किरदार कौन कौन है? तो फर्स्ट कैरेक्टर आपको दिख रहा है, दिस इज हल्कू। हल्कू इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। वो इस कहानी का लीड हीरो है, मुख्य पात्र है, चीफ कैरेक्टर है। अब ये करता क्या है? हल्कू क्या करता है? तो हल्कू इज अ टीनेंट फार्मर। ही इज अ टीनेंट फार्मर। अब टीनेंट और फार्मर दो वर्ड है यहाँ पे, इसके मतलब क्या है? तो फार्मर का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, किसान, है ना। फार्मर का मतलब क्या है? किसान। और टीनेंट का मतलब क्या है? तो टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। जिस भी घर में हम लोग, अगर किसी घर में हम लोग रह रहे हैं, उसका कोई लैंडलॉर्ड है, कोई मालिक है, रेंटर है, तो हम उसके टीनेंट हैं, हम उसके किराएदार हैं। आपको, आपने अक्सर देखा होगा कि
लोग अपने आप को किराएदार बोलते हैं, है ना, कि हम रेंटर है। एक्चुअली कि जिसका घर है, मालिक है, वो रेंटर है, एंड हम अगर किसी के घर में रह रहे हैं तो वी आर द टीनेंट ऑफ दैट हाउस। हम किराएदार हैं, किराएदार इज टीनेंट, मालिक इज रेंटर। जो रेंट पे दे रहा है वो रेंटर है। लेकिन लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर इसको गलत बोलते हैं, रेंटर बोलते हैं। वी आर नॉट रेंटर, समवन इज टीनेंट, अगर किराएदार है तो अब किराएदार मतलब तो आपको पता ही है, किसी के घर पे रहने वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे ये किराए का खेतीहर है, ये खेती करता है, किसान है, किराए पे मतलब खेती किस पे होती है, जमीन पे। इसका मतलब है कि इसने, ये व्यक्ति जमीन जो है वो किराए पे लिया हुआ है, किसी और का जमीन है, उसकी जमीन पे जो खेती करते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज टीनेंट फार्मर। तो हल्कू इज अ टीनेंट फार्मर, हल्कू एक किराए का खेती करने वाला व्यक्ति है। इसके पास, ये बात से आपको ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, ही डोंट हैव एनी लैंड्स। उसके पास कोई जमीन नहीं है जिसपे वो खुद का खेती करे, वो दूसरे के खेतों पे एक खेती करता है। आपने बटैया वगैरह सुना होगा कि बटैया पे खेत दिया हुआ है, तो कोई और खेत को जोत रहा है, अनाज उपजा रहा है और मालिक को अनाज का हिस्सा दे रहा है और खुद भी रख रहा है, उस तरीके से। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? नेक्स्ट कैरेक्टर इज मुन्नी। अब मुन्नी कौन है? तो मुन्नी जो है वो हल्कू की वाइफ है। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। हल्कू के साथ मुन्नी इस कहानी की एक मुख्य पात्र है। सो शी इज वाइफ ऑफ हल्कू, ये भी आप याद रखना। फिर जो कौन सा कैरेक्टर आता है, फिर आता है जबरा। अब जबरा कौन है? तो यू कैन सी द पिक्चर कि जबरा कौन है। जबरा इज अ डॉग। ये किसका डॉग है? तो ये हल्कू का डॉग है। हल्कू ने इसको पाला नहीं है, मतलब ऐसे घर में चेन में बांध के पालने वाला पेट एनिमल नहीं है, बट वो उसको खाना देता है, उसके साथ रहता है। तो आप देखते होंगे, अगर आप अपने आसपास अपने किसी भी जानवर को आप थोड़ा खाना वाना देते हो तो वो आपके साथ ही रहता है। तो उस टाइप का ही वो वफादार है हल्कू के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है इस स्टोरी में। सो दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हु आर द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, या हु इज हल्कू, हु इज मुन्नी, हु इज जबरा, व्हाट इज द रोल ऑफ जबरा इन द स्टोरी। तो इसलिए आप ये सारी चीजों को याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आंसर करने के लिए। अब जो है हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, अननोन वर्ड्स जो आपको शायद ना पता हो। तो इससे क्या होता है कि आपको स्टोरी समझने में आसानी होती है अगर आप पहले ही उस वर्ड्स को पढ़ते हो। और अब तो आपको किट भी मिला हुआ है स्कूल में, जिसमें डिक्शनरी है बाकायदा। प्लीज यूज दोज डिक्शनरीज, उस डिक्शनरी का यूज करिए, और आप इस तरह से इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्ड्स। तो ये वर्ड्स, आप फर्स्ट वर्ड क्या है? हेजिटेटिंग। हेजिटेटिंग का मतलब क्या होता है? हेजिटेट करना यानी हिचकिचाना, दुविधा में पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई हेजिटेट टू टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलने से हिचकिचाती हूँ। तो दिस इज हेजिटेटिंग, हिचकिचाना, जिस चीज को करने में थोड़ी हिचक हो, जो हमें थोड़ा कम पता होता है, दैट इज हेजिटेटिंग। थ्रेटेंड का मतलब क्या है? एक मिनट, सॉरी। थ्रेटेंड का मतलब क्या है? धमकाना। धमकाना, somebody threatened someone for doing anything, किसी चीज के लिए किसी ने कुछ किया तो उसको वो धमकाता जो है, that is threatening, किसी को धमकाना। नेक्स्ट वर्ड इज calamity, आपदा, which is not in your control, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, that is आपदा, that is calamity। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आना, नेचुरल कैलामिटी विच हमने हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, दैट इज नॉट मैन मेड, वो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समटाइम्स अगर मैन मेड भी कैलामिटी होता है, मनुष्य के द्वारा भी बनाया गया आपदा होता है, एंड कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। सो कैलामिटी का मतलब होता है आपदा। एरियर्स का मतलब बकाया राशि, किसी का कुछ पैसा बचा हुआ है, बाकी है, तो वो एरियर्स। नेक्स्ट वर्ड इज डेट। डेप्ट मत पढ़ना इसको, DEBT, इसमें बी साइलेंट है, दिस इज डेट, डेट नहीं, डेट। तो डेट का मतलब होता है कर्ज। ओके, ये है शायद ऐसे ही इसको लिखते हैं, डेट।
डेट मत पढ़ना, ट थोड़ा सा कम साउंड करता है तो डेट है। येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना। शी वॉज येलिंग, शी वॉज मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना इज येलिंग। गुस्से में जब मतलब जोर से शाउटिंग भी हो सकता था, येलिंग भी एक वर्ड है, सिनोनिम है दोनों। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब कांपना। अंडरनीथ किसी चीज के नीचे, ट्री के अंडरनीथ, स्टार्स के अंडरनीथ, स्काई के अंडरनीथ, दिस इज कांपना। सॉरी, नीचे होना, किसी चीज के नीचे जब हम होते हैं अंडरनीथ। रैप्ड यानी लपेटा हुआ किसी चीज को, जो कवर में लपेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स जो है वो रैप्ड होते हैं, या कोई गिफ्ट आप रैप करके देते हो, कवर करके देते हो, दैट इज रैप। प्रोट्रैक्टेड यानी लंबा, कोई चीज लंबा होना। क्रिपल्ड, पंगु, वो क्रिपल करके चलते हैं कुछ लोग, कुछ रेंगना टाइप का जानवर जैसे रेंगते हैं। स्ट्रेट्स यानी एक ऐसा नदी का या पानी के जल स्रोतों का मिलना, ऐसा जहाँ पे वो शेप बने डमरू जैसा, वो उसको हम लोग स्ट्रेट्स बोलते हैं। इल्यूमिनेटेड, प्रबुद्ध, 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 ज्ञानी। चमक जो एक आती है ना, इल्यूमिनेट का मतलब चमक, तो जब हमारे पास नॉलेज होता है, जैसे बुद्ध इल्यूमिनेट हुए ज्ञान की वजह से। क्रीम लगा के भी लोग चमकते हैं, दैट इज ऑल्सो इल्यूमिनेटिंग। आजकल ऐड आता है इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेटिंग क्रीम्स फेस पे लगा के, फिल्टर्स लगा के भी लोग इल्यूमिनेट हो जाते हैं। तो इल्यूमिनेटेड यानी प्रबुद्ध। ओके, नेक्स्ट इज इंटिमेसी, आत्मीयता, किसी के साथ क्लोज बॉन्ड में, फिजिकली भी मेंटली भी, दैट इज आत्मीयता। किसी के साथ, आत्मा के साथ जब रिलेशन हो ना, दैट इज आत्मीयता, इंटिमेसी। डिस्टेन्ड यानी तिरस्कार करना, किसी का इंसल्ट करना। रिप्ड, फटा हुआ होना, मतलब रिप्ड तो आज आपको ज्यादा बेटर पता होगा, रिप्ड जींस पहनते हैं आजकल लोग, रिप्ड शर्ट पहनते हैं, थोड़ा सा खुरेचा हुआ टाइप का जो होता है, दैट इज फटा हुआ, रिप्ड। पहले लोग उसको गरीबी का निशानी समझते थे, आजकल अमीरी की निशानी हो गई, टाइम हैज चेंज। लीड यानी झुकना। ड्रिप्ड, टपका हुआ, किसी चीज से ड्रिप हो रहा है, टपक रहा है, कोई रस टपक रहा है, कुछ हो रहा है, दैट इज ड्रिप्ड। फ्लिकरिंग, झिलमिलाना, तारे फ्लिकर करते हैं, झिलमिलाते हैं। इनटॉलरेबल, जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, सहने लायक जो नहीं हो, टॉलरेट यानी सहना, इनटॉलरेबल जो आप नहीं सहन कर सकते हो। एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझाना, ओके। और ट्रैम्पल्ड, कुचल डालना। स्ट्रेच्ड, चौड़ा होना, स्ट्रेचिंग करते हैं ना सुबह उठ के, स्ट्रेच्ड। कंटेंटेड, संतुष्ट होना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो दीज आर फ्यू ऑफ द वर्ड्स जो, जिसके मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, जो शायद मुझे लगा कि आपको आपके लिए नया होगा। अगर इन वर्ड्स के अलावा व्हेन यू रीड द चैप्टर आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिलता है विच यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ, आप प्लीज कमेंट करिए एंड वी विल मेक श्योर कि आपको उस वर्ड्स के मीनिंग पता चले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि इस स्टोरी का प्लॉट क्या है, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, ये कहानी कैसे बुना गया है। तो कोई भी कहानी जो है वो जब बनती है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स जो पहले ही आपको मैंने बताया, तो आप इस चैप्टर में जो है देखोगे कि ये जो कहानी है इसमें पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस होल चैप्टर ऑफ जनवरी नाइट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। तो वो 4 पार्ट्स क्या है? 4 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? पार्ट 1 इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स एंड सेट अप द बैकग्राउंड फॉर द स्टोरी टू मूव फर्दर। कहानी का पहला जो पार्ट है चैप्टर, जब आप पढ़ोगे स्टोरी, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो पूरी जो कैरेक्टराइजेशन है कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि चीफ कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, वो उनका बैकग्राउंड क्या है। लैंडलॉर्ड आते हैं, वो चिल्ला रहे हैं तो जमींदार है, कर्ज में है, हल्कू, मुन्नी जो है वो उसकी वाइफ है। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स, जिसके थ्रू कहानी को आगे ले जाने की कोशिश ऑथर कर रहा है, ओके। उसके बाद क्या है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में इंट्रोड्यूसेस जबरा इन द स्टोरी। दूसरे पार्ट में जबरा को इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑथर, और उसके साथ क्या कर रहा है, तो वो जो लव है बिटवीन हल्कू एंड जबरा, उनके बीच क्या तरह का, किस तरीके का रिलेशनशिप है, हाउ दे आर बॉन्डिंग विथ ईच अदर, हाउ दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू ओवरकम द
जनवरी नाइट्स, जो पूश की रात है, उस ठंड में कैसे वो दोनों स्ट्रगल करते हैं, सरवाइव करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर टोल्ड इन द पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी। और ये हाईलाइट भी किया ऑथर ने कि ये मतलब एक जानवर के साथ एक व्यक्ति का इंटीमेट होना, साथ में बैठना, वो कैसे केयर कर रहे हैं एक दूसरे की, जो मिसिंग है सोसाइटी से, अभी भी रेलिवेंट है ये कि हम केयर नहीं करते हैं। तो वो इन्होंने ऑथर ने ये दिखाने की इसमें सेकंड पार्ट में कोशिश की है। जो थर्ड पार्ट है वो किससे डील कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवरिंग कोल्ड नाइट ऑफ जनवरी विच हल्कू हैज स्पेंट इन द फील्ड। दिस इज द मेन सोल ऑफ स्टोरी। ये इस कहानी की आत्मा है, क्योंकि कहानी का नाम आपने देखा क्या है, जनवरी नाइट, पूष की रात। तो एक ठंड की रात को कैसे एक किसान ने बिताया उस रात को, ये पूरी कहानी ही इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो वो ठंड की रात को डिस्क्राइब करने के लिए ऑथर ने बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए हैं। मेटाफर्स यानी अलंकार यूज किए हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। कैसे कैसे कि द स्टार्स वेर ऑल्सो शिवरिंग, तारे भी कांप रहे थे। सो थर्ड पार्ट इज डीलिंग विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवरिंग कोल्ड नाइट्स ऑफ जनवरी विच हल्कू हैज स्पेंट इन द फील्ड। इस फील्ड में कैसे हल्कू ने वो रात बिताई, दिस इज द होल आइडिया ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मेन पर्पज ही यही है कि हाउ मिस्टर हल्कू हल्कू ने कैसे इस शिवरिंग नाइट में, इस ठंड की रात में, हाउ ही हैज स्ट्रगल टू स्पेंड दैट नाइट। यही इस कहानी का मेन पर्पज है। तो कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं, उसके पास ना ब्लैंकेट था ना कुछ था, तो इसलिए उसने कैसे बिताया, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेटाफर्स तो यूज किए ही है मिस्टर प्रेमचंद ने आपको समझाने के लिए कि कितना ठंड था। पार्ट 4 क्या डिस्क्राइब करता है, कि ये डिस्क्राइब करता है कि अबाउट हाउ द नीलगाय वेर अटैक द फील्ड एंड स्टोरी ऑल एंड डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स। जो खेत था, हल्कू खेत में गया था। कहानी शुरू होती है कि हल्कू खेत में जाता है ठंड की रात में टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स। खेत के फसल को बचाने के लिए रात को किसान खेत में रुकते हैं। आपके यहाँ के भी लोग रुकते होंगे, ताकि खेत बचा रहे, अनाज बचा रहे। तो इसी मकसद से हल्कू भी खेत में गया था। लेकिन क्या वो खेत को बचा पाया? नो। सारा खेत किसने खा गया, कौन खा गया? नीलगाय खा गया। नीलगाय क्या होता है? नीलगाय एक तरह का जंगली गाय होता है, घोड़े टाइप का भी दिखता है और बहुत अटैक करता है। वो जो खेत को उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, चलने से भी उसके बर्बाद हो जाता है। खाता तो सो है तो है ही। तो उसने सारा खेत खा गया। कौन खा गया? नीलगाय। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्यू से कि हु हैज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स? नीलगाय डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। कब डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स? व्हेन डिड ही डिस्ट्रॉयड? जनवरी नाइट्स, व्हेन वाइल मिस्टर हल्कू वाज स्लीपिंग। तो उसने खा गया। फिर हल्कू को तो इससे बचना भी था, तो हल्कू ऑल्सो कंस्पायर द स्टोरी एंड टोल्ड फॉल्स स्टोरी टू मुन्नी अबाउट द रूइंड फील्ड। यहाँ पे अब हल्कू जो है एक हस्बैंड है, एक फार्मर है, एक हस्बैंड है, एक डॉग के साथ का फ्रेंड भी है। तो जब उसकी वाइफ आती है सुबह खेत पे, तो ही वॉज वेरी स्केयर्ड, बहुत उसको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि वो घर पे क्या बोल के आया था कि ही वॉज गोइंग टू द फील्ड टू सेव द क्रॉप्स। खेत के अनाज को बचाने के लिए वो खेत में जा रहा है, और ठंड में झेल रहा है इसलिए ही, ताकि वो खेत को, अनाज को बचा सके। बट व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही स्लेप्ट, सो गया। सोने की वजह से, ठंड में थोड़ा सा आग वाग का जुगाड़ किया था उसने और उसको नींद आ गई। तो सोने की वजह से नीलगाय अटैक किया। उसको मन नहीं किया कि वो उस ठंड में बाहर निकले, और खेत को चढ़ गए नीलगाय, बर्बाद कर दिया। तो अब तो उसको डर लग रहा है कि अब उसकी वाइफ जो है उसको क्या बोलेगी। पत्नियों से अक्सर लोगों को डर लगता है। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम। तो उसने क्या किया? एक कॉन्स्पिरेसी रची, एक झूठ गढ़ा, एक कहानी बनाई। आप लोग भी बनाते हैं ना अपने मम्मी पापा से, जब झूठ बोलते हो तो पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना है, स्कूल बंद है, सो एंड सो एंड सो एप्लीकेशंस लेके आते हो। सो ऑल दिस इज नोन एज कॉन्स्पिरेसी। अब जब ये बड़े लेवल पे होता है तो ये बड़ा कुछ कहानी जुर्म का हो जाता है।
तो यहाँ पे इन्होंने कहानी क्या रचा था, मेरे पेट में रात को बहुत दर्द हो गया था। मुन्नी तुम्हें पता है मैंने रात कैसे बिताया, मेरे पेट में इतना दर्द था, आई वॉज अबाउट टू डाई, मैं तो मरने वाला था उस पेट के दर्द से। तुमको खेत की चिंता है, तुम्हारा पति मर जाता तो तुम क्या करती। अब मुन्नी, कोई भी वाइफ अगर ये सुने कि उसका हस्बैंड मरने वाला था तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी बेचारी। उसने भी बोला कि तुम ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि तुम्हें मरना पड़ रहा है। तो ऐसा इसने क्यों किया, हल्कू ने क्यों किया, ताकि वो अपने आप को मुन्नी के डांट से बचा सके, मुन्नी के डांट से अपने आप को बचा सके, इसीलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, तो क्या किया, ही हैज कंस्पायर्ड अ फॉल्स स्टोरी, एक झूठी कहानी गढ़ी। और वो स्टोरी क्या थी, दैट ही हैज स्टमक एक, उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा था, दैट इज द स्टोरी ही हैज कंस्पायर्ड। तो नाउ अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि फिर ये 4 पार्ट्स में इस कहानी को ऑथर ने डिवाइड किया है। ओके, अब हम लोग इसके आगे के चीज देखते हैं कि क्या कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हल्कू सबसे पहले कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है। कहानी में पहले तो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कैरेक्टर्स, देन हल्कू वेंट टू द फील्ड। क्या कब जाता है, एट नाइट, एट नाइट। तो नाइट में जब हल्कू जाता है तो कब जाता है, नाइट में जाता है। ये चीज आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डिड हल्कू वेंट टू द फील्ड। तो हल्कू वेंट टू द फील्ड एट नाइट। क्यों जाता है, वो नाइट कैसा था, कोल्ड, दैट नाइट वॉज वेरी कोल्ड। क्यों, बिकॉज इट्स अ जनवरी नाइट, जनवरी में ठंड पड़ती है, तो दैट नाइट वॉज वेरी कोल्ड। और ये कैसे बताते हैं ऑथर की बहुत ज्यादा ठंडा है, ही वॉज टेलिंग द नाइट वॉज, एवरीथिंग वॉज शिवरिंग, सब कुछ कांप रहा है, एवरीथिंग वॉज शिवरिंग। क्या क्या शिवर कर रहा है, स्टार्स, है ना, जो स्टार है आसमान में वो भी शिवर कर रहा है, जो पेड़ है वो भी शिवर कर रहा है, जो लीव्स हैं वो भी शिवर कर रहे हैं। तो एवरीथिंग वाज शिवरिंग, सब कुछ कांप रहा है, मतलब जो भी आसपास है एवरीथिंग वाज शिवरिंग। ये बताता है कि ठंड कितनी ज्यादा थी। हल्कू हैज नो ब्लैंकेट, हल्कू के पास कोई कंबल नहीं है। एज ही हैड नो मनी टू बाय एनी ब्लैंकेट, क्यों नहीं है, बिकॉज ही डोंट हैव द मनी, पैसे क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज अ टीनेंट फार्मर, टीनेंट फार्मर है तो पैसे क्यों नहीं है, बिकॉज उस समय 3 गुना लगान लगता था, जो उपजाओ उसका 3 गुना सरकार को दे दो, खेती जो जमीन जिसका है उसको दे दो। तो जब वो 3 गुना उसको देगा, एक हिस्सा खुद रखेगा, तो वो खाएगा उससे, कि कपड़े खरीदेगा बढ़िया बढ़िया, कि कुछ मार्केटिंग करेगा। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई ही डोंट हैव द मनी टू बाय एनी ब्लैंकेट फॉर हिमसेल्फ। जैसे बहुत ये सिचुएशंस जो है आपको डिस्क्राइब करने के लिए बताए गए हैं, ताकि यू कुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ टीनेंट फार्मर्स एट दैट टाइम, उस समय खेती करने वाले किसानों का क्या कंडीशन था। अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी कंडीशंस ऐसी ही हैं, who don't have enough of money to buy or to lead a luxurious life। हमारे पास ठंड आता है तो हम बहुत अच्छे अच्छे जैकेट्स पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स पहनते हैं, पूरे अपने आप को कवर्ड रखते हैं। तो ठंड का मौसम बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि भाई गर्मी नहीं लगती, कुछ नहीं होता। क्यों पसंद आता है, बिकॉज वी हैव द फैसिलिटीज टू एकोमोडेट दैट कोल्ड, उस ठंड से बचने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं, इसलिए हमें अच्छी लगती है। लेकिन थिंक अबाउट दोज पीपल, उन लोगों के बारे में सोचिए, हु डोंट हैव एनीथिंग टू कोप विद दैट कोल्ड, जिसके पास उस ठंड से बचने के लिए, झेलने के लिए कुछ नहीं है। उसको कैसा लगेगा वो ठंड, वो हड्डी गलाने वाला ठंड कैसा लगेगा, जहां उनके पास कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए नहीं है। सो दिस इज द सिचुएशन विच इज रिफ्लेक्टिंग अबाउट दैट टाइम, अंग्रेजों के समय या कभी भी किसानों का क्या कंडीशन होता है, ये सिचुएशंस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे लोग हैं। तो ये बता रहा था, ये सिचुएशंस थे। ओके, दीज आर द सिचुएशन। अब हल्कू गैदर्ड फ्यू ऑफ द, अब ये सिचुएशन है तो हल्कू भाग सकता था, वो बोल सकता था कि मुझे भाई खेत वेत नहीं बचाना, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, आई एम गोइंग टू होम एंड मैं सोऊंगा आराम से, घर में कम से कम कुछ तो कम ठंड लगेगी। बाहर तो फील्ड तो खुला होता है, खेत तो खुले होते हैं, वहां कुछ भी नहीं है उसके बचने के लिए, तो वो भाग सकता था। बट ही हैज नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, वो खेत से भागता नहीं है, वो जुगाड़ लगाता है, वो उपाय सोचता है, इस प्रॉब्लम से कैसे जूझा जाए, कैसे बचा जाए। दिस इज द आइडिया विच एनकरेजेस अस टू स्ट्रगल विथ आवर स्ट्रगल्स, हमारे
संघर्षों के साथ कैसे संघर्ष करना है वो ये बताते हैं। तो हल्कू ने क्या किया, हल्कू गैदर फ्यू ऑफ द ग्रोव्स एंड लीव्स टू सेट फायर ऑन देम सो दैट ही कुड वार्म हिमसेल्फ एंड जबरा। कुत्ते को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, तो क्या करेंगे, आग लगाया, जो भी आसपास चीजें मिले उसको, जो भी पत्ते मिले, जो भी लकड़ियों के टुकड़े मिले, ही हैज सेट फायर ऑन देम, और अपने आप को गर्म करने की उसने कोशिश की। ठीक है, फिर जबरा सेंस्ड द अटैक ऑफ सम एनिमल्स एंड स्टार्टेड बार्किंग एंड रनिंग टू मेक हिज मास्टर अवेकन। यहाँ पे जेब्रा की ड्यूटीज जो है ना, उसने अपनी ड्यूटीज को निभाया। किसने? जेब्रा ने। जेब्रा ने अपनी ड्यूटीज को निभाया। दैट मीन्स इन वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशंस, बुरे से बुरे परिस्थिति में भी, इफ यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपने काम को करते हो, दैट इज योर ड्यूटीफुलनेस। वो ही आपको एक्चुअली कर्म आपका बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो जबरा भी भाग सकता था, उसको भी ठंड लग रही थी, बट ही हैज नॉट डन दैट। हल्कू फिर भी बाद में आपको पता चलेगा कि सो गया, बट जबरा ने खतरा महसूस किया, उसने सेंस किया कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुत्ते ज्यादा जल्दी गेस कर पाते हैं, जानवर को पहले पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसने गेस किया और उसने कोशिश की अपने मालिक को बताने की, थ्रू बार्किंग, भौंक कर बताने की कोशिश की। स्टार्टेड बार्किंग कि भाई जागो, खेत पे हमला हो चुका है, नीलगाय आ चुके हैं और आप जागिए। तो वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा था। कौन कर रहा था? जबरा। हाउ? थ्रू बार्किंग ही वॉज ट्राइंग टू टेल टू हिज मास्टर अबाउट द प्रॉब्लम्स। As Halku don't want to get up in the cold night, he let the Nilgai gaze all the crops of the field. उसने, हल्कू क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो चुका था आग की वजह से, तो उसको नींद आ गई थी और वो चाहता नहीं था कि वो जो भी उसके पास फटे हुए कंबल या चादर था उससे वो निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। और उसने सोचा खा जाओ नीलगाय, तुमको जो चढ़ना है, ग्रेज यानी चढ़ना, तो उसने छोड़ दिया। और इससे क्या हुआ? इन द मॉर्निंग व्हेन मुन्नी केम शी फाउंड द रूइंड फील्ड, शी स्कोल्डेड हल्कू। ऑब्वियसली वो तो डांटेगी ही ना, क्योंकि खेत को बचाने के लिए ही हल्कू उससे लड़के गया था। मुन्नी ने मना किया था, मत जाओ बहुत ठंड है, घर में सो जाओ, कम से कम ठंड से बचोगे। बोले नहीं नहीं, खेत बचाना है मुझे, खेत बचाना है, मैं तो जा रहा हूँ। और जाके क्या किया? वहां जाके सो गया। तो उसकी वजह से खेत को जो नीलगाय है उसने चढ़ लिया। चढ़ लिया तो ऑब्वियसली मुन्नी मैडम तो डांटेंगी ही ना भाई, उनका हक है डांटने का। तुम गए ही क्यों थे भाई, जब तुम्हें चरवाना ही था खेत को। सो दिस इज द होल स्टोरी। ओके, Halku narrated a false story and said that he had a severe stomach ache and due to which he could not move from his place. तो ये कहानी हल्कू ने अपनी पत्नी मुन्नी मैडम से डांट से बचने के लिए गढ़ी, झूठी कहानी। क्या कहानी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं उठ ही नहीं पाया अपनी जगह से कि मैं नीलगाय से अपने खेत को बचा सकूं। दैट्स वाई वो खेत चढ़ गए नीलगाय। अगर मैं ठीक होता, अगर मेरे पेट में दर्द नहीं होता, तो ऑब्वियसली मैं खेत को बचा लेता। मुन्नी सजेस्टेड हिम टू गिव अप टेनेंट फार्मिंग एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क ऑन हायर लेबर। उसने कहा कि भाई जब तुम ये जो खेती कर रहे हो, रात भर ठंड में बिता रहे हो खेत की रक्षा में, और 3 गुना अनाज तो जो है वो लैंडलॉर्ड को ही दे देना होता है, हमारे हिस्से सिर्फ एक हिस्सा आता है, उसमें भी हम खा भी नहीं पाते ठीक से, पूरे साल काम भी नहीं चल पाता। तो तुम ये ऐसी किराए की खेती कर ही क्यों रहे हो? यू जस्ट गिव अप टेनेंट फार्मिंग एंड व्हाट शी हैज सजेस्टेड, शी सजेस्टेड हिम टू स्टार्ट डूइंग द वर्क ऑफ हायर लेबर। तुम एक मजदूरी करो ना, दिन भर ईटा ढो, बालू ढो, खेत में कुछ करो, ताकि हमारा कम से कम खर्च जो है वो अच्छे से चल सके। ऐसी खेती करने से क्या फायदा? अक्सर खेती करने वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई दे, आजकल इसीलिए लोग खेती ज्यादा करना नहीं चाहते। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। आपको अब मैं इसके कुछ ओवरव्यू स्टोरी के बता देती हूँ, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टोरी क्या डिपिक्ट करती है, ये स्टोरी क्या बता रही है हमें? ये सिचुएशन बता रही है, परिस्थिति बता रही है। किसकी परिस्थिति बता रही है? टीनेंट फार्मर की परिस्थिति। गांव में ब्रिटिश पीरियड के समय क्या थी
वो बता रही है कि कैसे वो लोग कर्ज में रहते थे, कैसे उनके सरवाइव करने के भी चांसेस कम होते थे। और चीफ कैरेक्टर जो है वो कौन है, आपको अभी तक पता ही चल गया है कि हल्कू है। वो किस में है, तो वो डेट में है, कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक कंबल तक नहीं खरीद पा रहा। जो एक बेसिक नीड होती है इंसान की ठंड से बचने के लिए, वो तक वो पूरा नहीं कर पा रहा है। मुन्नी कौन है, शी इज द वाइफ ऑफ हल्कू। और वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि एटलीस्ट मेरा हस्बैंड इतना कमाए कि हम दोनों ठंड से या गर्मी से या बाकी जो सीजन होते हैं या बाकी जो हमारी लाइफ की जरूरतें हैं उसको हम मेट कर सके, उससे हम अच्छे से अपने नीडफुल चीजें जो हमें चाहिए जिंदगी जीने के लिए वो खरीद सके। यही वो बेसिक नीड्स चाहती है, वो कोई बंगला हीरा मोती जवाहरात नहीं चाहती। बोथ ऑफ देम वेर अनॉयड। अनॉयड का मतलब गुस्सा होना या चिड़चिड़ा होना, परेशान होना। किससे परेशान थे दोनों, लैंडलॉर्ड से, जो जमींदार थे उनसे वो लोग परेशान थे, अनॉयड थे। क्यों, क्योंकि वो लोग रोज उसके घर आते थे और अब्यूज करते थे, गालियां बकते थे, चिढ़ा उसको डांटते थे कि तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। क्यों, क्या चीज के लिए करते थे, रिपेइंग द डेट, कर्ज वापस करो वापस करो, इसके लिए रोज घर पे आते थे दरवाजे पे और उन लोगों को बहुत कुछ सुनाते थे, खराब बातें बोलते थे, अब्यूज करते थे। जबरा कौन है, द डॉग ऑफ हल्कू, जो कि बहुत लॉयल है, बहुत वफादार है और हमेशा उसके साथ रहता है। उस ठंड की रात में भी वो उसके साथ था। उसने पूरी कोशिश की कि अपने मालिक को बताए और खेत के अनाज को बचाए। मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स अबाउट द कोल्ड, डार्क एंड शिवरिंग नाइट ऑफ जनवरी मंथ विच हल्कू हैज स्पेंट इन द फील्ड विदाउट एनी ब्लैंकेट। पूरी कहानी का जो मेन, आपको मैंने पहले भी बताया कि आत्मा जो है वो पूस की रात है। उस यहाँ एक रात कैसे उसने बिताया उसके बारे में है, बट वैसे ही पूरे महीने, 2-4 महीने तक ठंड की रात खेत में किसान बिताते हैं, वो भी बिना किसी ब्लैंकेट के। तो कैसे कहानी को बताया गया है कि इतनी ज्यादा ठंड थी, तारे भी कांप रहे थे, पत्ते भी कांप रहे थे, ये सब मेटाफर्स यूज करके द ऑथर जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझा सके कि कितनी ज्यादा ठंड थी, कैसे मुश्किल होती है किसानों को या लोगों को जो बाहर काम करते हैं। द अटैक ऑफ नीलगाय एट द फील्ड एंड रूइंड क्रॉप्स आर द डिफिकल्टीज विच हल्कू एंड मुन्नी हैज फेस्ड। तो कैसे वो लोग, यहाँ पे हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है। यहाँ किसान के रूप में हल्कू के लिए क्या प्रॉब्लम थी कि नीलगाय जो है वो खेत चढ़ गया और मुन्नी और दोनों हल्कू परेशान इसी बात से थे कि अब वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। मुन्नी क्या चाहती थी, मुन्नी वांट हल्कू टू लीव द टेनेंट फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग छोड़ दो भाई और क्या करो, लेबर की तरह काम करो, ताकि एटलीस्ट आप पर डे मजदूरी में जो पैसे कमाओगे उससे हम लोग खाना पीना और कपड़े आराम से पहन सकेंगे, खा सकेंगे, किसी लैंडलॉर्ड की गाली हमें नहीं सुननी पड़ेगी, ये वो चाहती थी। स्टोरी ऑफ जनवरी नाइट shows the condition of poor farmers and their courage to survive in the odd situation। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रॉब्लम्स तो हर कोई फेस करता है, प्रॉब्लम्स तो हर कोई के लाइफ में आता है। उस समय जो फार्मर्स थे वो भी प्रॉब्लम में थे, वो भी बहुत कष्ट में थे, लेकिन जो करेज है, जो हमारा साहस है, वो हमें पुश करता है टू ओवरकम द सिचुएशन। हम लोग उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं, कैसे जुगाड़ करके या जो भी करके समहाउ, जो हल्कू है उसने वो रात बिताई, जिंदा बिताई। वो मर सकता था, वो भाग सकता था, बट उसने सरवाइव किया, वो रात उसने गुजारी वहां पर। और ये करेज जो है, ये साहस जो है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फैसिलिटीज के उसने दिखाया कि जब एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, सुविधाहीन व्यक्ति साहस दिखा सकता है तो हर कोई दिखा सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ करेज फॉर मी। सो ये मेन आपके स्टोरी के थे ओवरव्यू। अब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पूरी अच्छी तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है आप बताइए कमेंट करके। कोई क्वेश्चन हो आपका आप उसको भी पूछिए, ताकि हम लोग जो है आपको हेल्प कर सके आपके स्टडीज में। थैंक यू वेरी मच।